हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10 दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, मतलब मैक्सिमम नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने बात कर ली थी नेपोलियन के हारने की, उसके बाद वापस फ्रांस जो है ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स के अंडर आता है। फिर उस दौरान जब हम नेशनलिज्म को बिल्ड करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, तो क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। हमने अभी तक की वीडियोस में जो डिस्कस किया है डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बताया है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एमर्ज हुई थी। सबसे पहले उसमें हमने बात की थी एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, जो कि बिलोंग करती थी, बहुत हाई क्लास सेक्शन होता था जो बिलोंग करता था बहुत रिच फैमिलीज को, रॉयल फैमिलीज को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसी के बाद न्यू मिडिल क्लास, यानी कि जो ना ज़्यादा रिच होते हैं ना ज़्यादा पुअर होते हैं, मीडियम उसके होते हैं, और ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं। उसके अलावा हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन, वो किया था हमने कंजर्वेटिज्म के बारे में, मतलब कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था, जो ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, नैरो माइंडेड होते हैं। और ये वापस से मतलब जो डेमोक्रेसी वगैरह नेपोलियन के टाइम पे आई थी, या जो मतलब उन्होंने अपने रूल में स्टैब्लिश किया था, वो सब दोबारा हटा के वापस से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। क्या? ऑटोक्रेटिक रिजाइम, या आप यूँ कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में मोनार्कियल रूल। ठीक है। कंजर्वेटिव्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़े थे क्योंकि अब कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कोई चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दे डोंट लाइक एनी चेंजेस, बट अगर वो चेंजेस उनके फेवर में थे तो उन्होंने उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे थे, एजुकेट हो रहे थे, उनमें सोचने समझने की शक्ति आ रही थी, तो इन्हीं कंजर्वेटिव्स के को अपोज करने के लिए एक और सेक्शन आया था, वो रिवॉल्यूशनरीज का था, जो हमने डिस्कस किया था, यानी लिबरल नेशनलिस्ट जो लिबरल्स थे उनके बारे में हमने बात करी थी अपने लास्ट वीडियो में। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, मतलब ये डिफरेंट सेक्शंस जो थे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपका कोई एक आध टॉपिक रह गया हो तो आप प्लीज़ वॉच आवर प्रीवियस वीडियो। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफिकेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि यूनिफिकेशन क्या है, यूनिफिकेशन का मतलब पढ़ा था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जैसे अभी की डेट पे अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, अगर आप लोग अभी वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कॉन्टिनेंट है या कौन सा नेशन है, कौन सी कंट्री है, आप लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, तो अलग अलग बाउंड्रीज सेटअप की गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर मोनार्कियल रूल था, तो धीरे धीरे इसको हटाने के चक्कर में नए नेशंस की डिमांड की गई। ठीक है, तो बेसिकली जो हम ये यूनिफिकेशन में बात करेंगे, हम बात करेंगे 3 न्यू नेशंस फॉर्म होने की, एंड दैट इज ब्रिटेन, जर्मनी एंड इटली। तो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में जर्मनी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, हालांकि हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैंने आपको इतना बता दिया था कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या हुआ था, जितने भी जर्मन्स थे जो जगह जगह बसे हुए थे पूरे एम्पायर में, जगह जगह, चाहे वो डेनमार्क में हो, चाहे वो आपका प्रूशिया में हो, या जो भी आसपास के बाउंड्रीज थी या कॉन्टिनेंट्स एरियाज थे, बेसिकली वहाँ पर जो भी जर्मन थे बसे हुए, उन सबको यूनाइट करके एक अलग से नेशन को फॉर्म करने की बात हो रही थी। और हुआ क्या था, सबसे पहले इस अलग नेशन को फॉर्म भी कौन करना चाहते थे, कंजर्वेटिव्स। अब आप लोग कहोगे कि कंजर्वेटिव्स तो मोनार्कियल रूल पे करते थे, तो ये नेशन क्यों चाहते थे, तो इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो द मेकिंग ऑफ जर्मनी में हम क्या पढ़ेंगे, 1848 में एक अटेम्प्ट किया गया था लिबरल्स के द्वारा, दे वांट टू मेक अ सेपरेट नेशन फॉर जर्मन्स। ठीक है, वो जर्मन्स के लिए एक सेपरेट नेशन चाहते थे, लेकिन उनके इस अटेम्प्ट को दबाया किसने उस टाइम पे, जो मोनार्कियल वो थे, किंग थे उस कॉन्टिनेंट के, प्रूशिया के, वो फेडरिक थे। उन्होंने अपनी मोनार्कियल रूल के थ्रू, आर्मी के थ्रू, और जंकर्स की मैं बात करूँ तो जो बड़े बड़े जमींदार थे, इनकी हेल्प से उनका ये रिवोल्ट कहो या उनका ये रिबेल कहो, इसको लिबरल्स को मतलब सप्रेस किया, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया।
और अब जाहिर सी बात है कि कंजर्वेटिव्स द्वारा जब लिबरल्स को दबा दिया गया तो नेशन बनाने की बात आई कि नेशन कैसे बनेगा, जब पहले तो कंजर्वेटिव्स ने जिम्मा उठाया यूनिफिकेशन का, लेकिन जो उस टाइम पे मोनार्कल रूल में थे फ्रेडरिक प्रूशिया के जो किंग थे, तो उन्होंने क्या बोलते हैं अपनी पावर यूज करके उनके लिबरल्स के इस स्टेप को सप्रेस करने की कोशिश करी। अब फिर सवाल ये उठा कि आखिर अब नया नेशन जो बनेगा, मतलब ये जो जर्मनी को बनाना है, जर्मनी को कंस्ट्रक्ट करना है, ये कौन करेगा? तो इसका जिम्मा दिया गया आर्मी को। अब आप लोग कहोगे अभी तो आर्मी ने इसको सप्रेस किया, अब वापस से ये होल जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्मी ने कैसे ले ली? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है? कैन द आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या आर्मी एक नेशन को बना सकती है? ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या देश की सेना नेशन बना सकती है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हुआ क्या था, जब ये सब चीजें हो रही थी, नेशन की डिमांड हो रही थी, नेशन की डिमांड जब सेपरेट ये लिबरल्स द्वारा की गई और कंजर्वेटिव्स ने उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की। उस टाइम पे प्रूशिया पे रूल फ्रेडरिक का था, जो किंग फ्रेडरिक थे उनका रूल था। तो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जो वहां के नए किंग आए प्रूशिया के, क्या नाम था उनका? प्लीज नोट डाउन के उनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, तो जो केसर विलियम फर्स्ट थे उन्होंने अपने लिए एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया था जो उनका होल सोल आर्किटेक्ट या आप कह सकते हो पूरी उसको कंट्रोल करता था, टेरिटरी को कंट्रोल करता था। एंड उनके चीफ मिनिस्टर का नाम था ऑटो वैन बिस्मार्क। ये दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उस टाइम पे, जो ये किंग थे केसर विलियम फर्स्ट, इन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये वो नया नेशन बनाएंगे एंड दैट विल बी दी जर्मनी। अब आप लोग कहोगे पहले वाले ने तो जो है अपोज करने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, अब यही लोग, यही कंजर्वेटिव लोग जिनका मोनार्कियल रूल है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? भला एक राजा प्रूशिया जैसे मतलब इतनी बड़ी टेरिटरी का राजा है, वो अलग से नेशन क्यों बनाना चाह रहा है? ठीक, आया होगा आप लोगों के दिमाग में कि अभी तो हमने पढ़ा था कि ये सब सप्रेस कर रहे थे, अब धीरे धीरे इन्होंने जिम्मा अपने आप ही ले लिया, जैसे आर्मी को दिया गया। तो जो नेक्स्ट किंग आए उन्होंने बोला कि अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं लेना चाहता हूँ। इन्होंने अपने साथ अपने चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया और इन दोनों ने जो है बेसिकली इस यूनिफिकेशन का, यानी कि इस जर्मनी की मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जर्मनी को जो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे। लेकिन मैं जब जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि जब वो अपने आप प्रूशिया जैसे एम्पायर के किंग है तो व्हाई ही नीड अ सेपरेट नेशन? वो ऐसा क्यों चाहेंगे? तो इसके पीछे भी उनका एक हिडन मोटिव था। उनका मानना ये था, अगर मैं उनके हिडन मोटिव की बात करूं, तो जो वो प्रूशियन किंग थे उनका ये था कि अगर नेशन नहीं बनाते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो भी लिबरल्स में जो है, अब लिबरल्स जो है वो बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, वो अपना सेपरेट नेशन बनवा के ही रहेंगे। मतलब उन्हें लग गया था कि हाँ ऐसा हो सकता है आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनके अगेंस्ट जाए, या जो भी जिस तरीके का भी उनके दिमाग में आया होगा, तो उन चीजों को खत्म करने के लिए और अपने आप को उस नेशन का भी सुपीरियर बनाने के लिए कि मैं अगर अपने आप से वो नेशन फॉर्म करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरी टेरिटरी में आएगा, मैं ही उस पर रूल करूंगा, ये उनका हिडन मोटिव था। इसीलिए वो सेपरेट नेशन जर्मनी बनाने के लिए रेडी हुए। तो आइए पढ़ते हैं हम, जब उन्होंने जर्मनी के लिए कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किया तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने बाद अपने चीफ मिनिस्टर को दी, यानी कि किसको दी है उन्होंने पूरी वो ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ठीक है, तो उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर जो भी प्रोसीजर है या जो भी प्रोसेस है एक नेशन को बनाने का, उसका सारा जिम्मा उन्हें दे दिया। तो हुआ क्या, जो 1848 में लिबरल्स ने वो किया था, स्टेप लिया था, अटेम्प्ट किया था अपने लिए जर्मनी जैसे स्टेट को बनाने के लिए या एक सेपरेट नेशन को बनाने के लिए, उसे तो पहले इन लोगों ने सप्रेस किया। ठीक है, और धीरे धीरे यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आर्मी को दे दी गई और बाद में खुद राजा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने चीफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो यही है इसमें कि दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द combined forces of the monarchy, the military supported by large land owners, they were called the Junkers, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Now from then on, Prussia took on the leadership of the movement of national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process.
इस प्रोसेस के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क, and he carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. अब पहले आर्मी ने ही मना किया, वापस आर्मी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, फिर किंग अपने आप इन्वॉल्व हुए, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को इस पूरे प्रोसेस की वो दी थी। सबके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि इन सबके पीछे एक हिडन मोटिव था। वो मोटिव यही था, सीधी सी बात है कि अगर वो नेशन उनके द्वारा बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका ही रूल वहां पर चलेगा, लेकिन अगर लिबरल सेपरेट अपने दम पे वो नेशन बनाते तो हो सकता है वहां मोनार्कियल रूल नहीं चलता। बनाने को तो डिमांड तो सेपरेट नेशन की हुई थी कि वो वहां पर डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स चाहते हैं, ये सब, लेकिन उस टाइम पे ये किसी ने नहीं सोचा था, लिबरल्स ने भी, कि इतनी आसानी से नेशन फॉर्म हो जाएगा, किंग ही नेशन फॉर्म करेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो किंग के ही अंडर आएगा, यानी कि जर्मनी वापस किसके अंडर आएगा? केसर विलियम फर्स्ट के, जो उस टाइम पे प्रूशिया के किंग है। आ रही है बात समझ में? फिर सेकेंडली क्या हुआ था? 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. और कहीं ना कहीं ये process of unification जो था वो complete हो गया था। 7 सालों के दौरान, जब इस पूरे process के लिए 7 साल लगे, और उन 7 सालों में 3 बार युद्ध हुए, 3 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को प्रूशिया ने हराया, और सेपरेट यूनिफिकेशन यानी सेपरेट उनका जो वो था, प्रूशियंस ने जो यूनिफिकेशन के लिए बोला था या सेपरेट नेशन की जो बात की थी वो कंप्लीट किया अपना प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आती है बात? उसके बाद आती है जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलेस। फिर क्या हुआ? अब क्योंकि उन्होंने किंग के ऑर्डर पे, किंग के चीफ मिनिस्टर ने सारा प्रोसेस कैरिड आउट किया था, यूनिफिकेशन किया था, जर्मनी का कंस्ट्रक्शन किया था, मेकिंग ऑफ जर्मनी पॉसिबल हुआ था, तो इस वजह से 1871 में, मतलब जस्ट आफ्टर दी विक्ट्री और जस्ट आफ्टर मेकिंग दैट सेपरेट नेशन, 1871 में प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट को वहां का राजा घोषित कर दिया गया, और उनके इस समारोह में, इस सेरेमनी में, जो कि वर्सलीज में रखी गई थी, एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं विक्ट्री किसकी हुई? प्रूशियंस की, तो प्रूशियन किंग की तो हुई। उन्होंने बोला, पहले तो जो पहले वाले किंग थे उन्होंने तो इसको सप्रेस किया, इस स्टेप को, कि नई नेशन नहीं बनना चाहिए, अपनी आर्मी लगाई, मोनार्कियल रूल लगाए, जंकर्स लगाए, सबके सपोर्ट से उन्होंने इस चीज को दबाने की कोशिश करी। लेकिन बाद में ये चीज, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी को दे दी गई, और आर्मी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? जो नेक्स्ट किंग आए, दैट इज केसर विलियम फर्स्ट ने। और उन्होंने अपने साथ किसको शामिल किया? अपने चीफ मिनिस्टर को, जो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो इन 2 लोगों की वजह से ही, अगर पूरा समझ रहे होंगे जो अभी तक समझाया है, तो दीज 2 पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब क्योंकि किंग अपने आप में इन्वॉल्व है, किंग जो है अपने आप में इन्वॉल्व है, किंग के थ्रू ही ये नेशन बना है, तो कहीं ना कहीं इस नेशन का भी जो एम्परर होगा वो यही किंग होगा, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी सेरेमनी भी हेल्ड की थी। देन द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। Prussian measures and practices often became a model of the rest of the Germany. अब क्योंकि यहीं के किंग, प्रूशिया के ही किंग वहीं के जर्मनी के भी किंग बने, तो जो प्रैक्टिसेस प्रूशिया में चल रही थी, कहीं ना कहीं वही सारी प्रैक्टिसेस जर्मनी में भी अप्लाई की गई, लेकिन उसको और अच्छा, बेहतर बनाने के लिए नई नई मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया गया। चाहे वो करेंसी के साइड की बात करूं मैं, या जुडिशियल सिस्टम की बात करूं, या लीगल, बैंकिंग, या लीगल किसी भी एरिया की बात करूं, किसी भी साइड की बात करूं, इन सब में जो है, इन सबको मॉडर्नाइज करने के लिए प्रूशियन आर्मी ने, प्रूशियन गवर्नमेंट ने, यानी कि उस जो भी प्रूशियन गवर्नमेंट के मेजर्स थे वही कहाँ पर भी चलाए गए, जर्मनी में भी चलाए गए, पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया उन्हें, और ज्यादा मॉडिफाई किया। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताएंगे, यानी कि अभी कौन से 2 नेशंस और बचे हैं, इटली और ब्रिटेन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट कीजिए, और इटली, द मेकिंग ऑफ इटली वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।